होता क्या है? पावर शेयरिंग का मतलब शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट पीपल, ग्रुप्स, लेजिस्लेटिव ग्रुप्स, यानी कि गवर्नमेंट के बीच में। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है? बस पावर शेयरिंग का मीनिंग सही समझ लो। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट पीपल, रिलीजन, ग्रुप्स, बिटवीन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख के इस पे तो यही है कि हमें दो स्टोरी दे रखी है, दो कंट्रीज़ के बीच में, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो मैं आपको बताता हूँ बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में। चलो पहले आपको बेल्जियम के बारे में बताता हूँ मैं। बेल्जियम है, ये यूरोप में है और ये हरियाणा से भी छोटा है। और इसके नेबरहुड कंट्रीज हो गए फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। ये सब पूछेगा इन एग्जाम में, बस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलो यहाँ के अब पीपल्स के बारे में जान लेते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और ये जिस जगह पे रहते हैं उसे कहते हैं फ्लेमिश रीजियन। और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं जो वलोनिया रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन नॉर्थ पार्ट होता है और वेलोनिया रीजन साउथ। और बाकी के 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब देखते हैं ब्रुसल। जो ब्रुसल है वो बेल्जियम की कैपिटल है। अब यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच। आप डिफरेंस तो समझ गए। देखो कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है और बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग कम। तो इन्हीं दोनों के वजह से, तो इन्हीं दो रीज़न की वजह से अब देखो क्या था, 2 रीजन ऑफ टेंशन इन बेल्जियम। अब जो बेल्जियम, जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो रिच थी एंड पावरफुल थी देन डच कम्युनिटी। जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो रिच थी एंड पावरफुल थी डच कम्युनिटी से। और दूसरा रीजन, डच कम्युनिटी मेजॉरिटी थी बेल्जियम में बट माइनॉरिटी थी कैपिटल में, ब्रुसल में। ओके, इन्हीं के बीच में डिफरेंस आ गया था और इन दोनों का सोल्यूशन के लिए 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ था वहाँ का। 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चेंज। और जैसे कि एनसीईआरटी में देखे, इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। पहला स्टेप्स देख ले। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिसाइड दैट नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर शुड बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि फ्रेंच जो लोग बोलते हैं एंड जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होएंगे वो दोनों इक्वल होएंगे, जबकि फ्रेंच के भी इक्वल, डच दोनों की इक्वल रहेंगे। इससे ना कभी डिस्क्रिमिनेशन होएगा दोनों के बीच और दोनों के ओके। अब सेकंड वाला देखते हैं। स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप, वन ग्रुप कैन नॉट टेक डिसीजन। मतलब कोई भी लॉ पास होएगा तो इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी लॉ पास होए, कोई भी लॉ हो, वो एक ग्रुप डिसीजन नहीं लेगा। मतलब दोनों के ग्रुप अप्रूवल होना चाहिए, दोनों ग्रुप इससे सहमत होने चाहिए, सपोर्ट फ्रॉम बोथ ग्रुप होना चाहिए। वो वन ग्रुप कैन नॉट टेक डिसीजन। थर्ड पॉइंट देखें, मैनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी थी, ठीक है? इससे क्या होता, स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट थी, मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं थी, वो अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी। अब देख लो ब्रुसल्स में भी सेम चीज़ हुई बोथ ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। अब फिफ्थ देखो, बेल्जियम के पास 3rd टाइप की गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि मतलब हर एक रिलीजन की अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ये तीसरी गवर्नमेंट थी, पहली तो सेंट्रल, दूसरी स्टेट, तीसरी कम्युनिटी। और ये एजुकेशन के लिए रिलेटेड लॉ बनाती थी एंड लैंग्वेज। तो ऐसे स्टेप्स लेके इन दोनों के बीच में
अब जो डिस्क्रिमिनेशन था वो ख़त्म हो चुका था, अब ये दोनों तो फ्रेंड्स की तरह हो गए थे। अब देखते हैं श्रीलंका के। श्रीलंका का भी सेम है, हम जान लेते हैं कितने लोग बाकी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। 74% लोग वापस सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। 18% लोग तमिल बोलते हैं एंड 18% लोग तमिल बोलते हैं। तमिल में दो टाइप के, एक इंडियन तमिल और एक ओरिजिनल श्रीलंकन। ये हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों होते हैं। 7% क्रिश्चियन बोलते हैं और ये दोनों के, इनमें दोनों रिलीजन्स में कुछ होते हैं बंदे। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या फेस हुई थी। अब आपने नोटिस तो कर ही लिया, 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं और 18% तमिल। मतलब पहले तो देखो ना, पहले थोड़ा सा डिफरेंस था 59 और 40, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसी चक्कर में एक गवर्नमेंट ने लॉ पास करा, 1956 एक्ट वॉज पास बाय गवर्नमेंट विच मेड सिन्हाला द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। अब इससे क्या हुआ, सिन्हाला को सारे फेवर करने लगे जॉब्स में, स्कूल्स में एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी में, और तमिल्स को इग्नोर करा गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया इन दोनों। ठीक है, तमिल्स को प्रायोरिटी दी ही नहीं गई। इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बुद्धिज़्म को हाई प्रायोरिटी मिलती थी, बुद्धिज़्म गेट हाई प्रायोरिटी एंड अदर रीजन वर इग्नोर्ड। ओके, अब देखते हैं। पहले आपको बता दूं, अब देखो इन दोनों की कम्युनिटीज़ के बीच बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो तमिल्स को भी इंसाफ चाहिए था, उनको भी जस्टिस चाहिए था, तो उन दोनों के बीच सिविल वॉर हो गई थी। सिविल वॉर का मीनिंग क्या होता है, चलो देख लेते हैं। सिविल वॉर का मीनिंग ये होता है कि conflict between opposing group within the country, violent conflict between opposing group within the country। अब देखते हैं इम्पैक्ट्स क्या पड़ा था। मतलब भाई जो मैंने बताया, डिस्क्रिमिनेशन, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिशन। अब मैं बताता हूँ आएगा क्या। ये वाला पूछ सकते हैं क्या, व्हाट स्टेप्स आर टेकन, ये बेल्जियम वाला, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये वाला तो आपको बस याद ही करना होगा, परसेंटेज वगैरह कभी आ सकता है। स्ट्रक्चर के बारे में बता दो कितनी वहाँ की परसेंटेज थी लैंग्वेज की, ये भी आ सकता है। ये डेट याद रख लेना, 1956 और 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी श्रीलंका को, और हमारी कंट्री को 1946 में, इंडिया को। अब देखते हैं, मैंने आपको ये बता ही दिया, दे फेल्ड गवर्नमेंट एंड मेजर पार्टीज डोंट केयर अबाउट देम। तमिल्स को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि कोई उनकी पार्टी, कोई भी मेजर पार्टी उनके रिलीजन्स के बारे में कोई भी केयर नहीं करती, और उनको लगता कि उनके सारे जितने भी बेसिक राइट्स थे, राइट टू एजुकेशन, राइट, सब उनसे डिनाइड कर दिए गए। अब देखते रिएक्शन ऑफ तमिल। उन्होंने खुद की पार्टी बना ली और दे स्टार्टेड स्ट्राइक्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। दे डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, इक्वालिटी वेर डिनाइड। वो खुद चाहते थे कि सेपरेट कंट्री हो जाए और उनको ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब उनको, दे डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, उनको इक्वालिटी चाहिए। उनको भी राइट टू एजुकेशन, सारे राइट्स दिए थे, जैसी जो सिन्हालास को प्रायोरिटीज मिलती थी, उनको भी वो सारी प्रायोरिटीज दी थी। वही सिविल वार स्टार्टेड अमंग कम्युनिटी, और उससे बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर सेटलमेंट हुई नहीं, बेल्जियम में सेटलमेंट होगी, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होगी। अब यहाँ देखो 1000 बंदे मर गए, पूरी श्रीलंका तबाह होगी। तो इस हिसाब से अब देखा जाए तो देखो भाई, सिविल वार का डिफरेंस था, बेल्जियम में सिविल वार नहीं हुई, श्रीलंका में हुई। तो क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग इज़ बेस्ट। जो श्रीलंका में पावर शेयरिंग हुई नहीं, वो क्या फॉलो करते थे, मेजॉरिटिज्म। इसमें मतलब क्या, जिसकी हाई, मतलब जैसी सिन्हालास को फेवर करते थे, मतलब जो हाई परसेंटेज जो स्पीकिंग पीपल है उनको फेवर करते थे वो। और बेल्जियम में दोनों को, मतलब दोनों के हिसाब से उन्होंने लॉ बनाए, जो मैंने आपको पहले 5 बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट पे लिख देना। तो जैसा कि ये हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन आएगा ये वाला, सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, 3 मार्क्स का आएगा, आपको 3 पॉइंट्स लिखना है, मैं आपको बताता हूँ। पावर शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है,
वो कंट्री में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती है। तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, पावर शेयरिंग इज गुड थिंग एंड इट मेंटेन स्टेबिलिटी इन कंट्री। और इससे क्या होता है, जो बीच में ग्रुप्स के बीच में फाइट होती थी वो रुक जाती है। इट रिड्यूस फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। और ये स्पिरिट है डेमोक्रेसी की स्पिरिट्स में, इट इज़ इन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आपने देख ही लिया, मैं आपको एक बार देख लूँ, शायद कोई मिस ना हो। ये आप देख सकते हैं, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंस्टॉल स्टेबिलिटी इन अ कंट्री। चलो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी जल्दी से हम ख़त्म कर देते हैं। वैसे जल्दी क्या है, आराम से समझाएंगे आपको। अगर आपको तब भी समझ नहीं आता आप कमेंट्स में लिख देना। चलो देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, इसको हम चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसको हम फेडरल डिवीजन पावर भी कहते हैं। एंड पावर जो शेयर हो सकती है वो ग्रुप्स के बीच में भी हो सकती है, पार्टी के बीच में भी हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, ऑर्गन्स और गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है। और इससे क्या होता है, दे आर चेकिंग ऑन ईच अदर, और कोई भी ज़्यादा पावर नहीं ले सकता। इसका यही फ़ायदा है, ये आप लिख लेना। ठीक है, सच अ सेपरेशन दैट इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और ऑर्गन क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। और इससे क्या होता है, वो एक दूसरे पर चेक कर रहे होते हैं। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, इसको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कह सकते हैं। और इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते हैं। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर कैन ऑल्सो शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। रिलीजन्स के बीच में भी कई बार हो जाती है। एग्जाम्पल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंस, आपने पढ़ा होगा, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और उसके भी अलग लिस्ट होती है, उसे कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें सारी वो चीज़ें होती हैं जो उस तीनों लिस्ट में नहीं होती, लाइक ई सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वगैरह, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और एक कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आई थी, हाँ, जो 4th वाले पे, डिवीजन ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल पार्टी, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होगी। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल आपको इसमें दे रखे हैं, ये देखो, देख लेना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग के बीच में हुई है। एग्जांपल ले लो बीजेपी और जेजेपी पार्टी के बीच में। ओके, ये तब होती है जब एक पार्टी जीत रही होती है और दूसरी जो 2 पार्टी होती है वो दोनों कंबाइन करके कोलिजन बना लेती है एक अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वही है अंदर उसके बीच में थी। तो अब हम, जैसे अब सिविक्स का एक हो चुका है, अब हम करेंगे साइंस का इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। हम करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर, और उसमें मैं अलग से आपको सिखाऊंगा बैलेंसिंग, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। Thanks for watching.